आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसको हिंदी माध्यम के द्वारा हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में और सबसे इजी लैंग्वेज में और बहुत जल्द समझाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहले टॉपिक पर क्लियर कर लें कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, उसके बाद हम उसको शुरुआत करेंगे। तो हमें पहले पढ़ना है पादप और जंतुओं में जनन। हमें सबसे पहले पढ़ना है पादप और जंतुओं में जनन, जिसे हम लैंगिक और अलैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है जनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन की आवश्यकता और विधियां, और उसके बाद है संरक्षित यौन संबंध। ठीक है, उसके बाद गर्भधारण एवं स्त्री। ये टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव तो आप जानते हो, जिसमें जान होते हैं उसे जीव कहा गया है। जनन क्या होता है? जनन और प्रजनन, जनन और प्रजनन एक ही शब्द है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो प्रजनन शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रजनन शब्द का अर्थ है वह जीव जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। क्या? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। समझे भाई? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रजनन का महत्व। जो प्रजनन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस है जीवों की आबादी और वृद्धि के लिए प्रजनन आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है कि जब प्रजनन होता है, प्रजनन क्या होता है? संतान की उत्पत्ति। क्या? संतान की उत्पत्ति। तो ये संतान की उत्पत्ति है, इसका महत्व क्या है? आबादी को बढ़ाना। ठीक है, प्रजनन आवश्यक है। यदि जीव प्रजनन नहीं करते और जो जीव हैं जिनमें जान है वो प्रजनन नहीं करते तो क्या क्या दिक्कत आती है? तो उनकी आबादी कम हो जाती है। ठीक है, जब प्रजनन करेंगे तो आबादी बढ़ जाएगी और प्रजनन नहीं करेंगे तो आबादी कम हो जाएगी। ठीक है, उस जीव की प्रजाति समाप्त हो जाती है। जो जीव है उसकी प्रजाति है वो समाप्त हो जाती है। विभिन्न जीव अलग अलग तरीके से प्रजनन करते हैं। जो जीव है वो अलग अलग तरीके से प्रजनन अपना करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जीव मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रजनन करते हैं। जो प्रजनन है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या? प्रजनन है वो दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। कौन से जनन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या है इसे पढ़ेंगे। इसकी कुछ विधियां हैं उनको भी हम कवर करेंगे। अलैंगिक जनन है इस प्रक्रिया में, अलैंगिक जनन इस प्रक्रिया में एकल एकल मतलब अकेला जीव नए जीव बनाता है और इसमें कोई युग्म नहीं बनता है। इसकी निम्न विधियां हैं। अलैंगिक जनन वह जनन है जो व्यक्ति अकेले ही अपने जीव उत्पन्न कर लेता है। क्या? वह प्रक्रिया जिसमें अकेला जीव नए जीव बनाता है। ठीक है, इसमें कोई युग्म नहीं बनता। तो इसमें युग्म मतलब दो जोड़े। क्या? जोड़े नहीं बनाता, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, इसकी क्या क्या विधियां हैं इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहली विधि है विखंडन, दूसरी है खंडन। ठीक है, कौन सी? खंडन। तीसरी है पुनर्जनन जिसे हम पुनरुद्भवन भी कहते हैं। चौथा है मुकुलन, पांचवा है बीजाणु जनन, पांचवा है कायिक प्रबंधन। ठीक है, इन सारे को हम क्लियर करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है कायिक प्रबंधन। यहां से एक प्रश्न आपका यहां से बनता ही बनता है, कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन के लाभ पूछ ले, या कायिक प्रबंधन के बारे में पूछ ले, या कायिक प्रबंधन की विधियां पूछ ले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, लेकिन हम क्लियर तो सब कुछ करेंगे। देखिए, पहली विधि है आपकी विखंडन। तो विखंडन क्या होता है? विखंडन शब्द का अर्थ है विभाजित करना। विखंडन शब्द का क्या अर्थ है? विभाजित करना। ठीक है, विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक प्रजनन मतलब जिसमें केवल एक व्यक्ति ही नए जीव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जिसके द्वारा एक कोश के जीव दो या दो से अधिक नए जीवों में विभाजित हो जाता है, नया जीव बनाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि एक जीव है या दो जीव है वो क्या कर लेते हैं? नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, नए जीव को उत्पन्न कर लेते हैं। ये विखंडन कहलाता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। जो विखंडन है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। कौन सा? द्विखंडन और बहुखंडन। जो विखंडन है वो दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और विखंडन। ये उदाहरण है, ये आप देख लीजिएगा, आपसे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लेशमानिया है वो किसका उदाहरण है? तो ये विखंडन का उदाहरण है। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है बहुखंडन। हमें द्विखंडन। अब भाई हम पहले पढ़ेंगे द्विखंडन फिर बहुखंडन। ठीक है,
तो अमीबा में द्विखंडन होता है। जो अमीबा है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? द्विखंडन। तो पहले अमीबा होता है, फिर विभाजित केंद्र हो जाता है। जो अमीबा है वो केंद्र को विभाजित करता है, उसके बाद संतान अमीबा उत्पन्न करता है। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन। द्विखंडन क्या है इसको हम पढ़ेंगे पहले। द्विखंडन इस विधि के दौरान मूल कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। द्विखंडन का अर्थ है दो खंडन। दो मतलब दो, खंडन मतलब जो कोशिका होती है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में बट जाती है। ठीक है, पहले केंद्र कोशिका विभाजित, पहले केंद्र विभाजित होता है और दो केंद्रक बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो दो केंद्रक बन चुके हैं। ठीक है, तो द्विखंडन प्रक्रिया क्या है? ये वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया है? जिसमें कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहले दो केंद्र विभाजित होता है और दो केंद्रक बन जाते हैं। पहले कौन विभाजित होता है? पहले केंद्र विभाजित होता है। ठीक है, फिर कोशिका द्रव्य भी बढ़ जाता है और आखिर में दो संतति, संतति मतलब संतान कोशिकाएं बन जाती हैं। समझे? द्विखंडन समझ में आ गया? ठीक है, उदाहरण देख लो। उदाहरण आपसे पूछ लिए जाते हैं अमीबा और लेशमानिया। तो जो अमीबा है वो द्विखंडन है और जो लेशमानिया वो हमने पहले पढ़ा था, वो किसका उदाहरण है? वो हमारा द्विखंडन का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बहुखंडन पढ़ेंगे। बहुखंडन क्या है? बहुखंडन मतलब जो कोशिका होती है वो कई संतानों में बढ़ जाती है। मतलब बहु मतलब बहुत ज्यादा, खंडन मतलब विभाजित हो जाना। तो यही पढ़ेंगे। इस विधि में एक कोशिका जीव कई संतति मतलब संतान कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। तो जो कोशिका होती है वो कई भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो कोशिका होती है वो कई भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे बहुखंडन कहा गया है। ठीक है, प्रत्येक संतति कोशिका का नया जीव बनाती है। जो प्रत्येक संतान है वो कोशिका का नया जीव बनाती है। मूल कोशिका टूट जाती है, इन संतति कोशिकाओं को छोड़ देती है। ठीक है, तो बहुखंडन का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। बहुखंडन का अर्थ है जिसमें कोशिकाएं अनेक कई भागों में विभाजित हो जाती हैं। क्या? कोशिकाएं कई भागों में विभाजित हो जाती हैं और कोशिका एक नया जीव बनाती है। ठीक है, इसको उदाहरण याद कर लीजिएगा। आपसे एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई सा पूछे, द्विखंडन का पूछे, द्विखंडन का पूछे, बहुखंडन का पूछे, कोई भी एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। ये बात लगा लो ध्यान में और इनके चित्र देख लो एक बार और उदाहरण आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण है बहुखंडन का प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट विधि है आपकी खंडन विधि। खंडन विधि, खंडन विधि क्या है? खंडन विधि का अर्थ है टूटना। क्या है? टूटना। उसी को बताया गया है। इस विधि में मूल कोशिका कई टुकड़ों में बट जाती है। खंडन मतलब टूट जाना या बट जाना। तो जो कोशिका होती है वो कई टुकड़ों में बढ़ जाती है, प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। तो खंडन विधि समझ में आपको आ गई होगी। खंडन विधि वह विधि है जिसमें कोशिका कई टुकड़ों में या कई भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, और प्रत्येक जो टुकड़ा है वो एक नए जीव में विकसित हो जाता है। ठीक है, जो प्रत्येक टुकड़ा है वो एक नए जीव में, इसमें एक नए जीव में विकसित होता है। उदाहरण देख लीजिएगा, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा आपसे पूछा जाता है एग्जाम में एक नंबर में। नेक्स्ट, पुनर्जनन। क्या? पुनर्जनन। पुनर्जनन का अर्थ है दोबारा से जन्म लेना। पुनर्जनन का अर्थ है दोबारा से जनन होना। उसी के बारे में बताया गया है आपसे। पुनर्जनन शरीर से अलग हुए भाग से दोबारा नए जीव बनने की शक्ति। मैंने बताया आपको, दोबारा से बनना, दोबारा से जन्म लेना। तो जो शरीर का कुछ हिस्सा है वो कट जाता है या दब जाता है या फिर काट लिया जाता है, तो वो क्या कर लेता है? नए जीव के रूप में शक्ति, उसके पास इतनी शक्ति है कि वो दोबारा उस भाग को नया जीव बना लेता है। ठीक है, जब जीव का शरीर दो भागों में बढ़ जाता है तो शरीर का प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण हाइड्रा। क्या है उदाहरण? हाइड्रा। क्या बताया गया आपको? इसमें बताया गया है पुनर्जनन। जब शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है या काट लिया जाता है तो वह शरीर का हिस्सा प्रत्येक नए जीव में विकसित हो जाता है, उसे पुनर्जनन कहा गया है। ठीक है, इतना याद हो गया? ठीक है, उदाहरण क्या है? उदाहरण है आपका हाइड्रा। उदाहरण क्या है? हाइड्रा। एक बार चित्र इसका देख लो ताकि आपको याद रहे। ये हाइड्रा का चित्र है। हाइड्रा में पुनर्जनन। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें पुनर्जनन होता है, लेकिन हाइड्रा में एक और जीव है जो उसमें होता है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन रहेगी, आपको आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट विधि है आपकी मुकुलन। क्या है? मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? देखो, इस विधि में जीव के शरीर पर कली के समान एक संरचना बनी होती है। जो मुकुलन होता है
वो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई शरीर पर कली के समान, कली मतलब जैसे आप ये देख रहे हो, ये कली, ये कली के समान एक संरचना बनी होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो संरचना बनी हुई है। तो यही होता है कि जीव के शरीर पर, ये जीव है, मुकुलन है ये, ठीक है, जीव के शरीर पर कली के समान एक संरचना बनी होती है। कली एक नए जीव में विकसित हो जाती है, फिर माता से अलग हो जाती है, एक स्वतंत्र जीव बनाती है। उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट। समझ में आया मुकुलन क्या है? मुकुलन क्या है? शरीर पर एक कली के समान एक संरचना बनी होती है जो जीव में विकसित हो जाती है, फिर माता से अलग हो जाती है और इसे स्वतंत्र जीव बनाती है। ठीक है, उदाहरण क्या है? हाइड्रा और ईस्ट। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन रहेगा कि पुंजनन में भी हाइड्रा है, जैसा कि लिखा है हाइड्रा में पुंजनन, और यहाँ लिखा है मुकुलन में उदाहरण दिया हुआ है हाइड्रा। ठीक है, यहाँ लिखा है हाइड्रा में मुकुलन, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि भाई मुकुलन में भी हाइड्रा है और जो पुंजनन है उसमें भी आपका हाइड्रा है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो मुकुलन है उसमें हाइड्रा है वो कई संरचनाओं में बनती है, और जो मुकुलन है पुंजनन है उसमें जो हाइड्रा होता है वो नए जीव में विकसित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बीजाणु जनन। कौन सी जनन? बीजाणु जनन। जो बीजाणु होते हैं उसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन क्या है इसको पढ़ेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इस विधि में जीव स्पोरेजियम नामक थैली जैसे संरचना का विकास करता है। इसमें जीवाणु होते हैं, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो स्पोरेंजियम फट जाता है और जीवाणु निकलते हैं तो नए जीव को जन्म देते हैं। आप इसको समझेंगे, क्या समझेंगे? इसको समझेंगे। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन क्या है? जैसा कि आपने देखा होगा, बीजाणु मतलब बीज का, बीज, बीजाणु मतलब बीज, बीज का जन्म, जो बीज है वो कैसे जन्म करते हैं उसके बारे में बताया गया है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि जो जीव होता है, कौन सा जीव? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम नाम एक जीव होता है जो थैली की संरचना का विकास करता है। ये देखो, ये दिया हुआ है, ये थैली जैसी संरचना का क्या करता है? विकास करता है। इसमें क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। ये क्या है? ये जीवाणु होते हैं। ठीक है, और जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो जो आपका जीव है स्पोरेंजियम फट जाता है और जीवाणु बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। समझ में आ गया होगा जीवाणु जनन क्या है? समझ गए? ठीक है, ये इसका चित्र है, आपसे उदाहरण में पूछा जाएगा। नेक्स्ट कायिक प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, ये बात तय है। क्या ये बात तय है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से बनता है? बताएंगे क्या बनता है? कायिक प्रबंधन के लाभ आप देख लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। कायिक प्रबंधन की आपकी विधियां पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप। कायिक प्रबंधन, पौधों में लैंगिक प्रजनन उनके भागों जैसे पत्तियों, जड़ों और तने के माध्यम से होता है, इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। कायिक प्रबंधन क्या होता है भाई? देखो, जो पौधे हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है। क्या? पौधे हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है। अब उसके कुछ भाग हैं जैसे तने हो गए, जड़े हो गए, और उनके माध्यम से एक नया पौधा बनता है, उसे क्या कहते हैं? हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो, आपको उदाहरण की तौर पर समझाते हैं। जैसे आलू, आलू का आपने बीज देखा है? कभी पौधा देखा? नहीं देखा। आलू को आप काटते हो तभी दूसरे खेत में उगाते हो, तभी आलू उगता है। तो यही है कायिक प्रबंधन। जब कोई जड़, तना, पत्ती आदि को काटकर दूसरे स्थान पर उगाया जाता है और वो उग जाता है, उसे कायिक प्रबंधन कहा गया। ठीक है, तो तने का हिसाब है वो है आलू, अदरक, जड़ है सिकंदर, शकंदर, शकंदर, पत्ती है बायोफ्लिजियम। क्या है? पत्ती क्या है? बायोजिलियम। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा और इसके लाभ तो जरूर पूछ जाएंगे। ये देखिए, ये इसका चित्र दिया हुआ है, कायिक प्रबंधन हो रहा है इसमें। बायोफ्लिजियम की पत्तियों में क्या हो रहा है? कायिक प्रबंधन हो रहा है। ये इसके लाभ जरूर पढ़ लेना, 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। पहले कायिक प्रबंधन क्या है, फिर कायिक प्रबंधन के लाभ, ये पढ़ लेना। 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा दोनों चीजें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चन देख लो जो आपके एग्जाम के बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। द्विखंडन और बहुखंडन की कोई दो अंतर लिखिए, तो आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ये पिछली बार रिपीट हुआ था, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन प्रक्रिया दिखाने के लिए उचित जे में एक नामांकित चित्र बनाइए। आपको एक चित्र बनाना है और उसमें मुकुलन विधि दिखानी है। ठीक है, नेक्स्ट
उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसके द्वारा एक अमीबा प्रजनन करता है। अब देखो आपसे पूछ लिया गया, 1 नंबर पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन अलग 1 नंबर पूछा जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। तो अमीबा किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो आपको बताना होना चाहिए ये विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, तथा उचित क्रम में इसके प्रजनन के विभिन्न चरणों को भी लिखिए। अब इसके चरण को भी लिखना है, चरण मतलब इसके प्रकार को भी लिखना है। तो जो विखंडन है वो 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कार्य प्रबंधन और उसके कुछ लाभ ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अभी हमने क्या पढ़ा? अलैंगिक जनन पढ़ा, अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ी, उनके कुछ उदाहरण पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या होता है? नर और मादा की भागीदारी के साथ होता है। जो लैंगिक जनन होता है वो नर और मादा, नर मतलब स्त्री और मादा मतलब पुरुष, इन दोनों के द्वारा ही जनन होता है। ठीक है, अब देखो पुरुष नर युग्म शुक्राणु पैदा करते हैं। जो पुरुष होते हैं वो क्या पैदा करते हैं? शुक्राणु। और जो मादा जीव होती है वो ओवा पैदा करते हैं। क्या? ओवा। ठीक है, अब नर और मादा युवक और युग्म बनाने के लिए मिलते हैं जो एक नया जीव बनाते हैं। ठीक है, ये है लैंगिक जनन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। लैंगिक जनन का महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो लैंगिक जनन में डीएनए के साथ साथ 2 अलग अलग जीवों के कोशिका तंत्र शामिल हैं जो आनुवंशिक विभिन्नता की संभावना को बढ़ाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है कि डीएनए होते हैं वो अलग अलग जीवों के कोशिका तंत्र शामिल होते हैं जो आनुवंशिकता होती है उसकी संभावना को बढ़ाता है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लैंगिक प्रजनन में कई प्रजातियां बनती हैं। जो लैंगिक प्रजनन है इसमें कई प्रकार की प्रजातियां बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई किसी का रंग रूप अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पौधे में लैंगिक जनन। जब कुछ पौधे हैं वो भी लैंगिक जनन करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं इसको पढ़ते हैं। जनन वाले हिस्से फूल में मौजूद होते हैं। जो जनन करने वाले हिस्से होते हैं वो फूल में मौजूद होते हैं। फूल के भाग, अब कुछ भाग भी हैं जो आपको आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर और स्त्री, ये 4 भाग हैं फूल के। बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। ठीक है, बाह्यदल हरे रंग की संरचना होती है। जो बाह्यदल होती है वो हरे रंग की संरचना होती है। ठीक है, पंखुड़ियां रंगीन है और परागण के लिए कीड़ों को आकर्षित करती हैं। जो पंखुड़ियां होती है वो कैसी होती हैं? वो रंगीन होती हैं और परागण के लिए क्या करती हैं? कीड़ों को आकर्षित। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इतना समझ में आ गया है तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहे। वापिस आता हूं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं पुंकेसर। पुंकेसर पुरुष जनन अंग होते हैं और परागण उत्पन्न करते हैं जिसमें नर युग्मक होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। अब हम बता रहे हैं पुंकेसर, पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं। पुंकेसर क्या होता है पहले उसको पढ़ लेते हैं। जो पुंकेसर होता है वो पुरुष जनन अंग होते हैं। जो पुंकेसर होता है वो पुरुष के पास अंग होते हैं और ये परागण उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? परागण उत्पन्न करते हैं जिसमें नर युग्म होते हैं। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? तंतु एवं परागकोश। तंतु एवं परागकोश, इसको पढ़ते हैं। ऊपर का हिस्सा जिसमें बड़ी संख्या में परागकण होते हैं। स्त्रीकेसर मादा अंग है और अंडाणु का निर्माण करता है जिसमें मादा युग्म होते हैं। अब हमने आपको बताया पुंकेसर है वो 2 प्रकार का होता है, तंतु और परागकण। और जो स्त्री केसर है वो मादा जनन अंग है और अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसके भी 3 प्रकार हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या है? जो परागण के दौरान परागकणों को प्राप्त करता है। जो वर्तिकाग्र है वो क्या करता है? परागकण के दौरान परागकणों को प्राप्त करता है। वर्तिका होती है जो मध्य लंबा भाग है। क्या है? मध्य लंबा भाग है। अंडाशय जिसमें अंडाणु होते हैं। ठीक है, ये चित्र ये आप देख लीजिएगा, एग्जाम दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। चित्र बनाकर बताइए पौधे का प्रजनन। ठीक है, तो ये नाम भी है आपको आपके सपोर्ट मटेरियल और आपके बुक में अच्छे तरीके से दे रखे हैं, वहां से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है उभयलिंग। यहाँ से आपको एक उदाहरण पूछा जाता है कि जो पपीता है, तरबूज है, ये किसका उदाहरण है? तो आपको एक पता होना चाहिए ये उभयलिंग का उदाहरण है। आपसे 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उभयलिंग क्या होता है? उभयलिंग वह होता है जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों शामिल होते हैं। क्या? उभयलिंग वह
लिंग होता है जिसमें मादा और पुरुष कह सकते हैं या पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें उभयलिंग कहा जाता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखो, कई सारे उदाहरण है इसके। सरसों, चाइना रोज, एकलिंगी फूल, अर्थात इसमें या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है। ठीक है, लेकिन जो उभयलिंग के उदाहरण है वो है पपीता और तरबूज। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एकलिंगी होते हैं वो होते हैं चाइना, सरसों, रोज, और जो द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं वो होते हैं पपीता और तरबूज। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने जैसे कि आपको बताया ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ लिखा है पुष्प का नामांकित चित्र नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था चित्र पूछा जा सकता है, ये पिछली बार पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ के लिए लिखा है। पुरुष के मादा और नर जनजांगों के भाग बताइए। ठीक है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। अब 2 नंबर आपसे पूछे गया कि उदाहरण लिखिए, मैंने आपसे कहा था उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। एक लिंगी के उदाहरण क्या है? सरसों और चाइना। ठीक है, दो लिंगी के उदाहरण क्या है? पपीता और तरबूज। ये आपको लिख देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है परागकण। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाक्ष तक पहुंचना परागकण कहलाता है। ठीक है, जो परागकण होते हैं वो परागकण को परागकोश से वर्तिकाक्ष तक पहुंचाते हैं। ठीक है, परागकण 2 प्रकार के होते हैं। परागकण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? स्वपरागण और परपरागण। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। स्वपरागण होता है एक ही फूल के परागकोश में परागकणों का उसी फूल के वर्तिकाक्ष पर पहुंचना। स्वपरागण होता है वो उसी फूल में पहुंचता है जहां पर उसे पहुंचना चाहिए, जो एक ही फूल होता है। ठीक है, और परपरागण क्या होता है? परपरागण का परागकोश दूसरे फूल के वर्तिकांक पर पहुंचता है। जो स्वपरागण होता है वो उसी फूल पर पहुंचता है जहां से पहुंचना है, एक ही फूल पर, और जो परपरागण होता है वो दूसरे फूल के वर्तिकांक पर पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है निषेचन। क्या है? निषेचन, पढ़ते हैं इसको। लैंगिक जनन के दौरान युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युगों के मिलन की प्रक्रिया, नर और मादा जब मिलते हैं, युगों को मिलते हैं, नर और मादा के युगों मिलने की प्रक्रिया है, उसे निषेचन कहा गया। यदि आपसे पूछे निषेचन क्या है, तो नर और मादा के युगों के मिलने की प्रक्रिया को क्या गया है? निषेचन कहा गया है। पौधे में निषेचन के बाद अंकुरण होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक। निषेचन के बाद परिवर्तन, जो निषेचन है उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको पढ़ते हैं। निषेचन के बाद परिवर्तन, निषेचन के बाद फूल में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बीजांडर बीज में बदल जाता है, जो बीजांडर होता है वो बीज में बदल जाता है। अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। और जो हमने फूल के 4 भाग की बात की थी, पंखुड़ी, बाह्यदल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, ये क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं निषेचन के बाद। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब है बीज और उसके हिस्से। अब बीज है उसके भी कुछ हिस्से होते हैं। क्या कौन कौन से हिस्से होते हैं? बीज भविष्य के पौधे भ्रूण की रक्षा करता है। जो भ्रूण है ना, ये पौधा है। ठीक है, ये क्या करता है? भ्रूण गर्भ भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये रक्षा करता है। ठीक है, बीज के 2 भाग होते हैं। जो बीज है उसके 2 टाइप्स होते हैं, बीज पत्र और भ्रूण। बीज पत्र और भ्रूण। अब जो भ्रूण है इसके भी 2 भाग होते हैं, मूलांकर और प्रांकर। और मूलांकर है ये भावी जड़ और प्रभावी तना है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इसको ज्यादा कवर नहीं किया, बस आपको देखने लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो ये आ चुका है आपके बढ़िया आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है, मानव में जन्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए एग्जाम की दृष्टि से, मानव में जन्म। तो मानव है उसमें जनन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नर अभिभावक नर युग्म पैदा करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। जो नर है वो क्या करते हैं? शुक्राणु पैदा करते हैं। और जो मादा है वो अंडा का निर्माण करते हैं, अंडाशय का निर्माण करते हैं। और जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण में बड़ी संख्या में उत्पादित होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण की संख्या में उत्पादित होते हैं। अंडाशय 1 महीने में अंड का उत्पादन करता है। ठीक है, दोनों युग्मक सूक्ष्म एक कोशिकीय होते हैं और उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे होते हैं। स्त्री और मादा में 23 जोड़े, कितने? 23 जोड़े। स्त्री में भी 23 जोड़े और पुरुष में भी 23 जोड़े, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब आता है युवावस्था। युवावस्था क्या है? युवावस्था कब आती है भाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। युवावस्था किशोरावस्था के दौरान की अवधि होती है जब शरीर के सामान्य विकास की दर धीमी होने लगती है।
जो सामान्य विकास है उसकी गति धीमी होने लगती है, तो युवा अवस्था होती है, और किशोर अवस्था के दौरान ये होती है। ठीक है, पुरुषों में यौवन की शुरुआत 11 से 23 वर्ष की आयु के बीच होती है। ठीक है, महिलाओं में 10 से 12 वर्ष के बीच होती है। यौवन लड़कों लड़कियों में कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जिन्हें माध्यमिक यौन चरित्र कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा युवावस्था क्या है, ये किशोर अवस्था के दौरान की अवस्था है, और जिसमें विकास दर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और इसकी शुरुआत है वो पुरुषों में 11 से 13 साल की आयु के बीच में होती है, और महिलाओं में इसकी शुरुआत है उसकी 10 से 12 साल के बीच में होती है। और इसमें कई सारे परिवर्तन भी देखने को आपको मिलते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो। ठीक है, ये तो हो गए मानव में। अब आएगा नर में परिवर्तन, फिर मादा में परिवर्तन। ठीक है, तो नर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं जब वो युवावस्था में आते हैं? तो नर मतलब लड़के में, लड़कों में दाढ़ी और मूछ आने लगती है, आवाज में भारीपन आने लगता है, प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और शुक्राणु बनने लगते हैं। जब युवावस्था में आ जाता है कोई व्यक्ति नर, तो उसमें कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, दाढ़ी मूछ दिखाई देने लगती है और आवाज में भारीपन होने लगता है, प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और शुक्राणु बनने लगते। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब है मादा में परिवर्तन। मादा में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? लड़कियों के मामले में स्तन का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, लिपन की त्वचा डार्क हो जाती है और महावारी शुरू हो जाती है। ठीक है, पुरुष और महिला साथी के बीच संभोग क्रिया को मैथुन कहा गया है। ये आपसे एक नंबर पूछा जाता है, मैथुन क्या है? तो आप बता दीजिएगा, पुरुष और महिला साथी के बीच संभोग की क्रिया को मैथुन कहा गया है। ठीक है, पुरुष जनन प्रणाली, अब प्रणाली पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक पढ़ेंगे वृषण, वो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। पुरुष प्रजनन प्रणाली, पुरुष प्रजनन प्रणाली के निम्नलिखित घटक होते हैं, इसके कुछ घटक होते हैं, इसको पढ़ेंगे आज हम। नलिकाओं की एक प्रणाली, तो एक प्रणाली है, उसको पढ़ेंगे नलिका की। अधिवृषण, वास डिफरेंस या शुक्रवाणी वाहिनी कहते हैं इसे, मूत्रमार्ग, और जो ग्रंथि की एक प्रणाली है वो है शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक मैथुन करने वाला अंग जिसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं विस्तार से। मौजूद होता है जो उदर गुहा के बाहर होता है, एक जोड़ी वृषभ एक बैग जैसी संरचना में होता है, क्योंकि शुक्राणुओं के उत्पन्न के लिए वृषण के शरीर की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम तापमान पर बनाए रखना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से देखो, जो उदर गुहा के बाहर होता है मतलब जो शुक्राणु है, क्या जो व्यक्ति के शुक्राणु हैं, मनुष्य के जो शुक्राणु हैं वो बाहर क्यों बनते हैं? उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर क्यों बनते हैं? क्योंकि शुक्राणुओं के उत्पन्न के लिए वृषभ को शरीर की तुलना में 1 से 3 डिग्री तापमान कम बनाना होता है, इसलिए जो शुक्राणु होते हैं वो शरीर के बाहर बनते हैं। समझ में आया? जो शुक्राणु होते हैं उदर गुहा के बाहर क्यों बनते हैं? क्योंकि जो शुक्राणु बनाने के लिए शरीर की तुलना में 1 से 3 डिग्री तापमान कम बनाना होता है, इसलिए जो शुक्राणु है वो उदर गुहा के बाहर होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका शुक्राणु के कार्य, इंपॉर्टेंट है, आपसे टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो चुका है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, लगा लीजिएगा। वृषण के क्या क्या कर रहे हैं? तो वृषण के क्या क्या कर रहे हैं भाई? शुक्राणु पैदा करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक एक पुरुष प्रजनन हार्मोन का उत्पादन करता है। जो वृषण है वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन नामक एक पुरुष प्रजनन का उत्पादन करता है। ठीक है, अब आता शुक्रवाहिनी क्या है? क्या शुक्रवाहिनी क्या है? ये शुक्राणुओं के वृषण से शिशन तक ले जाती है। जो शुक्रवाहिनी होती है वो शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक ले जाती है। ठीक है, अब एक ग्रंथि के कार्य, मतलब कौन कौन सी ग्रंथि होती है हमें पढ़ ले। 2 ग्रंथि होती है, उसके क्या क्या कार्य हैं? शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि एक स्त्राव, क्या स्राव निकालते हैं, क्या स्राव निकालते हैं। शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि है वो क्या निकालते हैं? स्राव निकलते हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण और तरल माध्यम देते हैं। ठीक है, ये ग्रंथि के कार्य हैं। अब जो मूत्र मार्ग है उसका क्या कार्य है भाई? ये शरीर के वीर्य और मूत्र दोनों के लिए सामान्य मार्ग है। वीर्य है और मूत्र है, इन दोनों के लिए सामान्य मार्ग है मूत्र मार्ग। ठीक है, अब है आपका मादा जनन तंत्र। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, जरूर लगा लीजिएगा। मादा जनन के तंत्र के आधार पर कि अंडा कब उत्पन्न होता है, अंडा
अंडा कब उत्पन्न नहीं होता, ये 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आपको बता दें, अंडाशय होता है जो मादा युग्मक अंडाणु को उत्पन्न करते हैं, जो मादा हार्मोन, मादा में कुछ हार्मोन होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन और प्रोस्टेट होता है, ठीक है। मादा क्या होता है, अंडवाहिका होती है, अंडवाहिका क्या होती है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिका के माध्यम से ले जाती है, ये निषेचन यहीं पर होता है, ठीक है। अंडवाहिका क्या है, जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिका के माध्यम से ले जाती है, निषेचन यहीं पर होता है, ठीक है। अब है गर्भाशय और योनि, इसको समझते हैं। जो गर्भाशय होता है जहाँ शिशु का विकास होता है, गर्भाशय क्या होता है जहाँ शिशु का विकास, शिशु मतलब बच्चे का जहाँ विकास होता है, योनि मतलब गर्भाशय योनि में खुलती है, ठीक है। अब यहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहां से ये बात तय है कि अंडा कब निषेचित होता है और अंडा कब निषेचित नहीं होता है। तो ये देखो, ये पहला टॉपिक है और इसके बाद ये देख रहे हो आप, ये दूसरा टॉपिक है, इसको 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा, इसको पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीके से। इसको पढ़ते देखो, मानसिक चक्र, यौवन के दौरान 28 दिनों की अवधि के बाद एक अंडाशय से केवल एक अंडे का उत्पन्न होता है, इसका आप पॉइंट बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। जब अंडा का निषेचन होता है तब युग्मनज बनता है, निषेचित अंडा गर्भाशय तक प्रोत्साहित हो जाता है, बाद में भ्रूण बनता है। समझ में आया? जब अंडा निषेचित होता है तो क्या होता है, युग्मनज बनता है और अंडा गर्भाशय तक प्रोत्साहित होता है, ठीक है, बाद में भ्रूण में बनता है, ठीक है। ये जब अंडा निषेचित होता है। और मैं आपको बता दूं, इससे अच्छा टॉपिक आपका सपोर्ट मटेरियल में दिया गया है और एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा अंडा कब निषेचित होता है, अंडा कब निषेचित नहीं होता। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। अंडा निषेचित नहीं होता, यदि अंडाशय से हर महीने एक अंडा निकलता है, जो गर्भाशय निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए हर महीने खुद को तैयार करता है, जो हर 1 महीने बाद होते हैं वो अंडा निषेचित होने लगता है और खुद को तैयार करने लगता है, ठीक है। इस प्रकार ये इसका अस्त्र मोटा और स्पंजी हो जाता है, ये युग्मनज नहीं मिलता और विकसित स्तर धीरे धीरे टूट जाता है और योनि से रक्त और बलगम के रूप में बाहर निकलता है। ये चक्र लगभग हर महीने होता है, मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है, ये आमतौर पर 2 से 5 दिनों तक रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से टॉपिक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अथवा में पूछा जाएगा, वो मैं आपको बता दूं, अंड का निषेचित होना और अंड का निषेध नहीं होना बताइए, व्याख्या कीजिए, आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है आपका प्लेसेंटा, 1 नंबर आपसे पूछ लिया था, प्लेसेंटा क्या है, जन स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में आपसे पता होना चाहिए। तो देखो प्लेसेंटा क्या है, भ्रूण को प्लेसेंटा नामक विशेष उत्तक की मदद से मां के रक्त से पोषण और ऑक्सीजन मिलता है। तो प्लेसेंटा है वो क्या है, वो भ्रूण को, किसको, भ्रूण को, जहां बच्चे का विकास होता है उसके लिए जो जरूरी रक्त है, पोषण है और ऑक्सीजन है वो पहुंचाता है, ठीक है। मां के भ्रूण से, मां के शरीर के द्वारा बच्चे को रक्त, पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है कौन, प्लेसेंटा, ठीक है। अब उसके बाद जनन स्वास्थ्य, यौन रोगों के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों का यौन संचित रोगों के रूप में जाना जाता है, जैसे कि जीवाणु द्वारा होने वाली सिफिलिस निमोनिया। जन स्वास्थ्य, इसके लिए क्या क्या स्वास्थ्य है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जन स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रयोग बताए गए हैं, ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में विस्तार से पढ़ लीजिएगा, हो सके तो, ठीक है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।